बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, मैंने आज के लिए आपके ये जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर है, जैसे मेरी रूटीन है पिछले तकरीबन 10 अटेम्प्ट से मैं ये करवा रहा हूँ। रिवीजन सेशन 10 से ज़्यादा ही हो गई होंगी, लेकिन मैं ना रिवीजन सेशन में ख़ास काम ये करता हूँ। अच्छा, मैं रिवीजन सेशन में ख़ास काम ये कर देता हूँ कि मैं ना लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल ज़रूर करवाता हूँ, ताकि तो बच्चे को आइडिया हो जाता है कि हमने कहाँ पर क्या मसला किया। और बस ये लो सर, अब ठीक है। सर जी, वो पीडीएफ है ना, वो कहाँ से पढ़ा करेंगे? नहीं होगा ना, ये तस्वीर है ना सर। शुरू करूं? Coker Brothers and AOP is engaged in the business of manufacturing and supplying branded footwear. KB's tax return has been provided by a newly appointed manager who has presented the following computation along with the supporting notes for the year ended 30 June 2025 for your review. चलो जी, इसने बात की है, रुपीज़ इन मिलियंस हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 125.35, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, बैड डेट एक्सपेंस है, बैड डेट रिटर्न ऑफ है, टैक्स डेप्रिसिएशन है, टोटल एंड टैक्सेबल इनकम है। ठीक हो गया? और टैक्स आ गया 125.35, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी, बैड डेट एक्सपेंस था, ये ऐड किया, बैड डेट राइट ऑफ लेस किया, और टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो भी लेस करनी थी। अच्छा चलो, इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं थी। फिर उसके बाद नोट्स, मतलब ऑब्वियसली जब अकाउंटिंग वो शुरू करेंगे ना, हमने अपना यहीं से शुरू करना है, यहाँ से। अच्छा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज़ बीन अराइव्ड आफ्टर टेकिंग इट इन द अकाउंट्स द फॉलोइंग। हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को जो निकाला है, ये वाली सारी एडजस्टमेंट करने के बाद निकाला है। अच्छा जनाब, वन बाय वन ये एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। रुपीज़ 1.6 मिलियन। अच्छा, ये सारी एडजस्टमेंट जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड है। हमने इनिशियल, जब भी न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल 2 बार पढ़ना होता है। पहली बार जब आपने न्यूमेरिकल पढ़ना है तो सिर्फ आपने गिनती की चंद चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ ये देखनी कि कौन सा हेड ऑफ इनकम है, एफटीआर है, एनटीआर है, एग्जेम्प्ट है, यानी इनकम पर फोकस करना है। आपकी इनिशियल रीडिंग में अगर आपको ये पता चल गया कि इस न्यूमेरिकल में कौन सी एनटीआर है, एफटीआर है, सेपरेट ब्लॉक आइटम है, एग्जेम्प्ट इनकम है, ये चीज़ें आपको बाइफरकेट हो गई। और है इनकम में अंदर कौन सा हेड्स है, ये आइडेंटिफाई हो गया, डिडक्टेबल अलाउंस आइडेंटिफाई हो गया, टैक्स क्रेडिट आइडेंटिफाई हो गया, तो इनिशियल रीडिंग आपकी पूरी हो गई। इनिशियल रीडिंग करते वक्त आपने एक बार सवाल का हिसार करना होता है कि यार इस सवाल में इसने पूछा क्या क्या है। दूसरी बार जब आप रीड करते हैं, सवाल हल करना तब शुरू करते हैं। पहली बार जब आप रीड करते हैं तब आप सवाल हल करना शुरू नहीं करते। आपने देखा ये एडजस्टमेंट्स हैं, 8 मिलियन की एडजस्टमेंट डाउन पेमेंट किया, ऑफिस परचेज किया। अच्छा, 1.6 मिलियन गॉस एसोसिएट है, रॉ मटेरियल खरीदा है और टैक्स नहीं डिडक्ट किया। अच्छा, पड़ा हुआ है, ये तो आप कर लेंगे। 8 मिलियन डाउन पेमेंट की थी फॉर द परचेज ऑफ ऑफिस स्पेस। यार ऑफिस स्पेस खरीदने के लिए जो डाउन पेमेंट किया, ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये रिवर्स होना चाहिए था। सर 3 मिलियन पेड फॉर रिन्यूअल ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये जो 3 मिलियन आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रिन्यूअल के लिए दिया है, ये इनटेंजिबल है, ये भी माइनस नहीं होना था। अच्छा, उसके बाद आ गया 6.8 मिलियन इंटरेस्ट है। सर जी, इंटरेस्ट अगर आप ले रहे हैं तो ये किधर जाना चाहिए, ये तो प्रॉफिट ऑन डेट की बात कर रहा है। फिर रुपीज़ 1 मिलियन रिसीव्ड एज ए मॉनिटरी अवार्ड फ्रॉम प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ पंजाब। सर जी, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ पंजाब जी, प्रेसिडेंट अगर देता तो एग्जाम जरूर करते, लेकिन ये अदर सोर्स में आएगा, आपको रिवॉर्ड मिला है। तो भैया ये हेड भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा और ये हेड भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा।
फिर बैड डेट राइट ऑफ किए थे। अब ये वो वाला सप्लायर है जिसको हमने एडवांस दिया हुआ था। सर जी आपने ये बात मैंने आपको खुद पढ़ाई है कि बैड डेट सिर्फ वो माइनस करना है जो पहले ही आपने इनकम में ऐड किया हो। लेकिन अगर आपने एडवांस दिया था तो क्या ये इनकम में ऐड किया था? नहीं, तो ये माइनस नहीं करेंगे। ये जो एडजस्टमेंट है ना, इसने इसको इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो भैया यहाँ पर 1.72 मैं लिख देता हूँ याद दिलाने के लिए। टैक्स डेप्रिसिएशन है 0.45 मिलियन ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी, जो आपने 3 मिलियन की खरीदी थी। सर जी आपको बताता चलूँ कि अगर आपने सेकेंड हैंड मशीनरी इंपोर्ट किया है तो क्या इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे? नहीं, पहले इनिशियल अलाउंस आएगा फिर डेप्रिसिएशन आएगी। 0.78 मिलियन ऑन अ कार प्रोवाइडेड टू द CFO। 0.78 मिलियन डेप्रिसिएशन है उस कार की जो CFO को प्रोवाइड की गई थी। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इट्स 5-year यूजफुल लाइफ इन जून 2025 द कार वॉज सोल्ड टू द CFO एट अ बुक वैल्यू ऑफ 2 million along although its market value was 5.5 million। the car originally purchase की गई थी 10 million की। the new car costing 15 million was then provided to CFO। अब ये CFO की पूरी स्टोरी है। पुरानी 7.78 मिलियन की जो गाड़ी थी उसकी डेप्रिसिएशन है, ये माइनस की हुई है। 5 साल की जब वो टाइम पूरा हो गया तो CFO को हमने ये गाड़ी 2 मिलियन की दे दी, ऑल दो इसकी मार्केट वैल्यू जो थी वो 5.5 मिलियन थी। सर जी ये समझ लें जैसे डिस्पोजल हुआ है। सर जी डिस्पोजल की बात हो गई। उसके बाद द कार हैड ओरिजिनली बीन परचेज फॉर 10 मिलियन। गाड़ी खरीदी कितने की थी? 10 मिलियन की। न्यू कार कॉस्टिंग रुपीज 10 मिलियन वॉज देन प्रोवाइडेड टू CFO एज अ रिप्लेसमेंट। कोई डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड नहीं की गई थी भैया, नई गाड़ी भी उसने उसको दे दी है। जी सर जी अभी देखिए मेरी बात सुनो, असल बात यह कि मैं इनिशियल रीडिंग पर हूँ, मैं इनिशियल रीडिंग पर इसके अंदर नहीं घुसूंगा। अगर मैं अभी इसके अंदर घुसूंगा तो मुझे नुकसान ये कि दोबारा जब हल्का रहूंगा तब फिर डेप्थ में जाना है। जो मुझे इनिशियल रीडिंग में ये मोटा मोटा समझ आ रहा है कि यार ये मुलाजिम को अपने मुलाजिम को दे दी है और उसके बाद आपने एक नई गाड़ी भी दी, ठीक हो गया। इसको करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूं, ड्यू टू पुअर फुटबॉल एंड सस्टेन्ड लॉसेस KB परमानेंटली क्लोज वन ऑफ इट्स रिटेल आउटलेट ड्यूरिंग लास्ट ईयर। क्लोजर के वक्त आउटलेट का अनपेड रेंट कितना था? 2.8 मिलियन, जो 3 माह का था। अब लैंडलॉर्ड ने ये देखा है कि यार इनके हालात ख़राब हो गए तो उसने वो माफ़ कर दिया है। सर जी पहले इन रेंट पिछले महीनों में माइनस किया होगा, अब वेव हो गया, अब ये ऐड करना था। सवाल ख़त्म हो गया है। यस बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी आगे चलते हैं। सर जी अब हम सवाल को हल करने लगे। सवाल मैंने एक बार पढ़ लिया, मेरे जहन में मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग आ गई। इसके अंदर कोई टैक्स क्रेडिट नहीं है, कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, सिंपल। कोई हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेड है, और कोई हेड है? हाँ ये जो गाड़ी ट्रांसफर कर रहा है इसको भी देखते हैं। सर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर है देखो, यहाँ पर बंदे का नाम क्या है? कोको ब्रदर्स है, एसोसिएट्स है। कंप्यूटेशन ऑफ दोस्त, ये देखो ना ये रिक्वायरमेंट है ना आपकी। लो सर टैक्स ईयर क्या है? अच्छा जी यहां पर मैंने लिखा इनकम फ्रॉम बिजनेस वर्किंग नंबर 1।
ठीक हो गया। अब मैं ऊपर चला गया। तो जनाब जब मैं ऊपर गया हूँ ना, यहाँ पर मैंने लिखा है वर्किंग नंबर 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस। जी सर, टोटल एंड टैक्सेबल इनकम आ गया 119.46। हमने शुरू कहाँ से करना है? प्रॉफिट बिफोर। इसने आपको अपनी फनकारी बताई हुई है, बट आपने अपने 125.35 और ऊपर लिख दें रुपीज इन मिलियंस। सबसे पहला काम क्या करें? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उसने आपको कह दिया है, ये तो आपने क्या कर देनी है? ऐड बैक कर देनी। अकाउंटेंट ने बैड डेट किया हुआ है 4.71, आपने भी इसको ऐड बैक कर देना है। और उसके बाद ये इसीलिए मैंने लिखा था कि बाद में मुझे इसको करने में जो है ना फ़ायदा हो जाए। ये बैड डेट रिटर्न ऑफ 3.6 था, लेकिन 1.72 का एडवांस से रिलेटेड था, जिसको हमने क्या करना था? ये देखो 1.72 एडवांस से रिलेटेड था, जो एज चूंकि वो इनकम में शामिल नहीं हुआ, इसलिए वो एज डिडक्शन अलाउ भी नहीं होगा। सर बताइएगा क्या आ गया? 3 पॉइंट्स, हाँ 1.88 बिल्कुल सही कहा इन्होंने। चूंकि 36 में से 18 निकालना है तो फिर 18 बचता है ना। हाँ सर जी, देखिए 1.72 अलाउ नहीं होगा। यस जी, 1.88 जो है ये। अब मेरी बात सुनो, टेक्निकली 3.6 माइनस होना था, लेकिन 1.72 माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, चूंकि वो पहले इनकम में शामिल नहीं हुआ था। बाकी कितना रह गया? 1.88, ये माइनस होगा। ठीक हो गया। आगे आ गया टैक्स डेप्रिसिएशन। लो सर जी, इसको 4.2 लिख दिया। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज बीन अराइव्ड हियर टेकन सी गॉस एसोसिएट। गॉस एसोसिएट, सर जी आपने गॉस एसोसिएट के बारे में क्या कहा है? आपको टैक्स काटना चाहिए था, आपने टैक्स नहीं काटा। कितनी परचेज थी? 1.8 की। इसका 20% एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। पढ़ाया हुआ है, सिंपल वो एडजस्टमेंट है। बताइएगा 3 पॉइंट। The payment was made without deduction of the applicable withholding tax of rupees 88। सर जी वो तो कह रहा है इतना टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। उसने बताया हुआ है कि टोटल कितनी है परचेज। सर ये तो वो पेमेंट है जो गॉस एसोसिएट को की गई है। आप सवाल पढ़ें, लिखा हुआ है 1.6 मिलियन पे किया गया गॉस एसोसिएट को फॉर द परचेज ऑफ न्यू मटेरियल। इस पेमेंट पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया 88,000 का, जो करना चाहिए था। आपने अगर 1.6 का 20% ले नहीं सर, वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। 3 पॉइंट, अच्छा 1.6 का 0.32 है, 0.32 आपने ऐड बैक कर देना। उसके बाद आगे 8 मिलियन डाउन पेमेंट की थी। सर जी ये तो ऑफिस स्पेस की पेमेंट थी, पेमेंट फॉर ऑफिस स्पेस। जी बताइएगा। 8 मिलियन ये ऐड बैक करेंगे, चूंकि ये तो डिडक्शन। अब आ गया लाइसेंस। लाइसेंस कितना है?
3 मिलियन, इसको भी ऐड बैक करेंगे, इसकी अमोर्टाइजेशन साथ ही निकाल दो। 1 जुलाई 2024 से शुरू किया है तो ये तो पूरा साल ही रहा है ना। नहीं तो आपको पता है नंबर ऑफ डेज की बेस पर कैलकुलेट करना पड़ना था सर जी। 3/5 मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं करना जी, 0.6 पूरा है। चलो जी, इसको लेस करना है, इसको लेस करना है सर। अलहदा अलहदा करें ना तो ज्यादा दोस्त, वो देखना मैंने 3 ऐड कर दिए ना। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलता हूं। आगे आ गया 6.8 मिलियन का क्या है, रिसीव्ड एज इंटरेस्ट है सर जी। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाना है। 6.8 यहां क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे। वर्किंग नंबर 2, ये सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। प्रॉफिट ऑन डेट कितना है, 6.8 डिवाइडेड बाय 0.85 जी, बताइएगा 8 पूरा, ठीक हो गया। और इस पर टैक्स कितना लगना है, टैक्स कितना लगना है, 20% के हिसाब से टैक्स लगना है। आज प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स 20% है। ये पिछली अटेम्प्ट का सवाल है, पिछली अटेम्प्ट पे सवाल पे 15%, आज 20% है। तो मैं तो आपको आज के मुताबिक कराऊंगा ना सर। इसका सोल्यूशन जो आई कैप में है उसमें भी उसने 15% लिया हुआ है। 8 का 20% लेंगे तो 1.6 आएगा। टैक्स ये बनना है, समझ रहे हैं सर। आगे चलता हूं सर। अच्छा जी, ये तो अदर सोर्स में आ गया। अदर सोर्स में आगे मैं चलता हूँ, एक और चीज भी की, चलो जब वो आएगी तब देख लेंगे। हम वापस किधर थे, हम इधर थे। हाँ 1 मिलियन था, 1 मिलियन था मॉनिटरी अवार्ड फ्रॉम, मॉनिटरी अवार्ड कितना था, 1 मिलियन का। सर जी यहां लेस होगा ना दोस्त, अदर सोर्स में ऐड होगा। ये आ गया प्रोविंशियल मिनिस्टर 1 मिलियन, ये एनटीआर है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया बैड डेट। बैड डेट की स्टोरी पहले कर दी। टैक्स डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। पॉइंट, अच्छा पहला काम उसने क्या किया है, इसने 3 मिलियन की इंपोर्टेड मशीनरी पर 15% के हिसाब से टैक्स निकाल के लेस कर दिया। तो पहले तो ये करेंगे रॉन्ग डेप्रिसिएशन 0.45 की, इसको ऐड कर देंगे और लेस क्या कर देंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन में उसने 0.45 की हुई थी ना। तो पहला काम तो ये किया कि आपने रॉन्ग थी, इसको रिवर्स किया और फिर आपने इसका क्या करना है, इनिशियल अलाउंस नहीं लेना है। 3 का 25% जी, बताइएगा 0.75 आपने क्या कर देना है, लेस कर देना है और साथ इसकी डेप्रिसिएशन भी लेस करनी है। तो 3 माइनस 0.75 का 15% जी, कंफर्म कीजिएगा 2.25 का 15%, 0.34 कर देना ना, ठीक हो गया। चलो जी, इसको भी लेस करना। अच्छा जनाब, इसके बाद आगे चलते हैं।
ये हो गया काम ख़त्म। अब आ गया, अब हमारा ये वाला एरिया भी हो गया। अब आ गया 0.78 मिलियन की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की थी ऑन अ कार प्रोवाइडेड टू CFO अपॉन कंप्लीशन ऑफ इट्स 5 years यूजफुल लाइफ इन जून 2025। द कार वॉज सोल्ड टू द CFO एट बुक वैल्यू ऑफ 2 मिलियन। क्या 0.78 माइनस होना चाहिए? क्यों? सर जी ये बात की बात है। पहला सवाल तो ये कि जिस साल हमने एसेट बेचा उस साल की तो कोई डेप्रिसिएशन होती नहीं, तो इसको रिवर्स इसलिए कर दिया कि इस साल की डेप्रिसिएशन तो होनी ही नहीं है, इसने कर दी, इसको ऐड बैक कर दिया। फिर उसके बाद द कार वॉज सोल्ड एट अ CFO एट अ बुक वैल्यू ऑफ 2 मिलियन। हाँ, अब इसकी बुक वैल्यू 2 मिलियन है, मार्केट वैल्यू 5.5 मिलियन है। मेरा अदर सोर्स की वर्किंग तो ख़त्म हो गई है, वर्किंग नंबर 3 कर देते हैं। लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस या गेन। अच्छा जी, आपने गाड़ी थी कितने की? 10 मिलियन की। खरीदी कब थी? भैया ये देखो 5 साल है ना, अपॉन कंप्लीशन ऑफ इट्स 5 year इन जून। इसका मतलब है आपने जून 2020 में खरीदी थी। 5 साल कब खत्म हुए हैं? जून 2025 में खत्म हुए हैं ना, तो जून 2024, 23, 22, 21 और 20, तो जून 2020 में खरीदी थी। पहली तो बात ये 10 मिलियन की खरीदी थी, तो सेल प्रोसीड क्या होगी? एज पर टैक्स रूल्स। सर जी आपने 2 मिलियन की विद इन एन ऑफिस बेची है, 2 मिलियन है, लेकिन मसला है कि अलाउड कॉस्ट कितनी है? 7.5। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 10। इस पर ये वाला रूल अप्लाई होना था सर। ठीक हो गया? जब आपकी कॉस्ट 10 मिलियन 7.5 मिलियन से ऊपर है तो ये रूल अप्लाई करोगे ना। जी बताइएगा कितना बना? ये तो 1.5 बन जाएगा। सर जी 2 मिलियन की आपने अपने CFO को दी है ना। WDV क्या होगी? 7.5 मिलियन। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन 1.125। ये 2020 की डेप्रिसिएशन आ गई। 2021 की डेप्रिसिएशन है 0.956। 2022 की डेप्रिसिएशन क्या है? निकालना 0.813 है यार, 0.813। ईयर 4 की डेप्रिसिएशन क्या है? निकालिएगा भाई। 2020, 2021, 2022, 2023। जी सर मुझे कंफर्म कीजिएगा। 0.69। अच्छा अब WDV निकालें। क्या आ रही भैया? 3.916। 3.92 कर दूं? ये सेल प्रोसीड में से ये लेस करना है आपने WDV, तो आपका क्या आ गया? लॉस आ गया। जी बताइएगा कितना लॉस आया? 2.42।
तो भैया यहाँ पर आपने लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल लिया। कितना आ गया भैया? लॉस कितना था? 2.42 माइनस में लिखूं? ये मैंने माइनस में लिख दिया। और क्या था यहाँ पे सर? नई मशीन खरीदी है 15 मिलियन की। अब अगर कोई बच्चा इसको व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर एज्यूम करे तो वो एब्सोल्युटली गलत कर रहा होगा, क्योंकि इसने खास तौर पे कह दी कि सीएफओ को गाड़ी दी और ये नॉट प्लाइंग फॉर हायर है। ठीक हो गया। अब 15 मिलियन का क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू कार। 15 मिलियन का 15% ले लूं? नहीं, मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट कितनी है? इसका 15% लेंगे तो 1.125, ये लेस होगा। डन हो गया सर जी? कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई? अच्छा, ये नीचे यहां तक तो मैंने सारा कुछ कर दिया। चलो आगे चलता हूं। ड्यू टू पुअर फुटफॉल एंड सस्टेन्ड लॉसेस KB permanently closed one of its retail outlets during last year. At the time of closure, अनपेड रेंट था 2.8 मिलियन का, जो पिछले 3 मंथ की टेनेंसी थी, जनवरी फरवरी मार्च की। इन अक्टूबर द लैंडलॉर्ड एक्नॉलेज्ड द लैंडलॉर्ड टेंडेंसी रिलेशनशिप, और उसको कहा कि माफ़ कर दिया। अब मेरी बात सुनो, जनवरी फरवरी मार्च के महीने का टैक्स ईयर 2024 में माइनस किया होगा, अक्टूबर में जाके उसने माफ़ किया है, तो भैया 3 माह का किराया जब वेव हुआ है तो ये रिकॉर्ड एक्सपेंसेस से क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। वेवर ऑफ रेंट पेबल जी कितना है? 2.8, इसे ऐड करना। ठीक हो गया सर जी? बस जी, खत्म हो गई बात। लो सर, सवाल फुड़क गया जी। ले सर, एक एडजस्टमेंट भी मेरे मुताबिक कोई ऐसी नहीं थी कि इसको कहा जाए कि यार वो बिल्कुल की नहीं हुई थी या समझ नहीं आई। बिल्कुल सारी एडजस्टमेंट प्लेन थी जी। ज़रा करके बताइएगा। ए का स्टूडेंट और कंफर्म कर दे। 123.495। लो सर, लो सर। अब मैं ये वाली फिगर यहाँ पर लिख देता हूँ 123.495। इसके साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखता हूँ। सर जी दोनों को टोटल करके लिखना पड़ेगा। दोनों को टोटल करूँगा, 8 और 1 9। सर जी 9 यहाँ पर आ गया। अच्छा, थोड़ी सी बात आपके साथ ये भी कर लूँ। कहाँ पर है सर? अच्छा सर जी, यहाँ पर टोटल आ गया 9। ये टोटल कितना हो गया? यहाँ पर यार एक बात मैं बताया नहीं आपको, एक बात बतानी भूल गया हूँ, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ये टोटल 1 मिनट मुझे बताइएगा पहले।
132.49। एक छोटी सी डिस्कशन नहीं कर पाए यार, ये सारी बातें जो मैंने आपसे की थी ना कि 15% टैक्स कटा, 20% लगा, ये सारी बात ठीक है, मगर अगर प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से ऊपर होगा तो वो 5 मिलियन से ऊपर जो होता है वो एनटीआर होता है। हाँ, जब टैक्स डिडक्शन की बात करेंगे तो टैक्स डिडक्ट हुआ है 1.2, वो नीचे लायबिलिटी में से लेस करेंगे, लेकिन जो टैक्स आपको लगाना है वो इतना है। आपको अगर इस वक्त ये सवाल आया होता, यानी इस टर्न में यही सवाल रिपीट होगा, तो वो आपको कहेगा 20% टैक्स कटा था और आपको 1.6 ही निकालना होगा। लेकिन अगर हम टैक्स डिडक्टेड की बात करेंगे तो वो टैक्स डिडक्टेड की बात करेंगे तो वो 8 माइनस 6.8 कितना बनेगा, 1.2 बनेगा। लो सर, ये चीज़ बताने वाली थी वो आपको बता दी। उसके बाद आ जाए हम अब टोटल इनकम पे। ना कोई एफटीआर है, ना कोई एग्जेम्प्ट है, ना कोई सेपरेट ब्लॉक आइटम है। टोटल इनकम के उत्पाद किधर आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम भी 132.495 आ जाएगा। टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो सर जी टैक्स लायबिलिटी 132.495 जरा निकालिएगा। इंडिविजुअल है, सैलरीड है। पेज 53 का ऊपर वाला टेबल देखेंगे, पेज 53 का नीचे वाला टेबल देखेंगे। प्लीज कंफर्म कीजिए जरा, एक भाई और बता दे तो फिर चलें। 58.71 काफी है। लो जी, टैक्स लायबिलिटी के बाद अगला स्टेप क्या है, टैक्स डिडक्टेड। टैक्स कितना डिडक्ट हो चुका है, उसके अलावा तो कोई टैक्स डिडक्शन नहीं है। बस अदर सोर्स का कितना है, 1.2। लो सर, सर जी अब उसने मैं खुद बता दिया ना 15%। सवाल, मैं सवाल के मुताबिक चल रहा हूँ। आज का कानून 20% है, या तो फिर मैं आपसे सवाल कराते वक्त कह देता कि यार मैंने सवाल को चेंज करके 20 कर लिया। अब जो पुराना है तो उसको उसके मुताबिक लेके चलता हूँ। उसने कहा 15% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट हुआ है, ठीक। लो सर, कोई टैक्स क्रेडिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लो सर, टैक्स पेबल आ गया 57.51। सर जी कोई मुश्किल है तो प्लीज मुझे बताइए। वो समझ आ गया, आसान था सवाल सर। नहीं, आपको अब समझ आ गई बैड डेट की स्टोरी। लो सर, हाँ भाई डन हो गया सर जी। चलूं अगले सवाल की तरफ। 3 मिनट आपके पास हैं, अगले सवाल फिर उसके बाद शुरू कराऊंगा। ऑटम 25 क्वेश्चन नंबर 2A, बड़ा ही सिंपल और मजे का सवाल था। इशफाक, सवाल देखा तो देखने में तो ये थ्योरेटिकल टाइप ही लगता है। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। बेसिकली ये टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी थी अप्रोप्रिएट हेड्स के अंदर। कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। 11 मार्क्स का सवाल है, ये भी एक मिनी न्यूमेरिकल ही होता है। बाज़ वो बिजनेस में से पूछ लेते हैं, बाज़ वो इस तरह करके अदर देन बिजनेस और सैलरी 3 हेड्स को क्लब करके इस तरह से पूछ लेता है।
In December 2023, Ishfaq purchased a house for 52 million. In January 2024, he rented the house to Umar for 1 year at a monthly rent of 150,000. The rent for the entire year was received in advance on 1 January 2024. A non-adjustable amount of rupees 2 million was also received at the time of renting the house. वो कहता है दिसंबर 2023 में इशफाक ने परचेज किया कितने का 52 मिलियन का. इन जनवरी 2024 he rented the house to Umair for 1 year at a monthly rent of 1.5 lakh. The rent for the entire year was received in advance on 1 January 2024. Non-adjustable amount of 2 million was also received at the time of renting the house. अच्छा जनाब, फिर उसके बाद वो कहता है जनवरी 2025 में उसने रीफंड कर दिया एंटायर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट टू उमर एंड सोल्ड द हाउस टू अमीन फॉर 55 million. Before the sale, Ishfaq incurred rupees 5 lakh on major renovations. अच्छा जी, अच्छा जनाब, यहाँ पर देखिएगा इसने घर उमर को दिया है 1 साल के किराए पर. मंथली रेंट था 1.5 लाख का. The rent for the entire year was received in advance on 1 जनवरी 2000. पूरे साल का किराया आपने एडवांस में ले लिया था. और 2 मिलियन का a non-adjustable amount of 2 million was also received at the time of renting the house. 1 जनवरी को उसने रिफंड कर दिया एंटायर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट और सोल्ड द हाउस टू मीन कितने का 55 मिलियन का. सेल से पहले 5 लाख रुपए इसने खर्चा भी किया. अच्छा जी, ये एक बात हो गई. दिसंबर 2024 में अशफाक rented out a flat to his friend Uzaid at 35 per month without taking any deposit. मार्केट वैल्यू फ्लैट का कितना था 50,000. उसने कितने पर दिया है 35,000 पर. हमने क्या लेना है एक्चुअल या फेयर मार्केट विच एवर इज हायर. हमने तो हायर वाला लेंगे ना सर. उसके बाद इसने रिपेयर्स का भी 10,000 खर्च किया है जो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया था. इसका रिपेयर की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि रिपेयर तो हमने 20% ही लेस करना होता है. 1 अगस्त 2024 को ये इशफाक के फ्लैट की स्टोरी भी हो गई, इशफाक के हाउस की स्टोरी भी हो गई. फिर अब आ गया ओपन प्लॉट है इशफाक का. ओपन लैंड है, स्पोर्ट्स क्लब 5 लाख पर मंथ. इसने इनकर किया था 1 लाख फॉर लेवलिंग एंड क्लीनिंग. द टेनेंट पेड द रेंट फॉर 2 years इन एडवांस. इशफाक ने ओरिजिनली परचेज किया था वो प्लॉट कितने का 65 मिलियन का. 1 अगस्त 2024 को इशफाक ने जनरेटर भी परचेज किया था ताकि वो रेंट आउट कर दे स्पोर्ट्स क्लब एट 1,20,000 पर मंथ. The generator was purchased from a manufacturer at a public promotional event for 8 million while its regular price was 8.5 million. सर जी, आपने कितने का ख़रीदा था? तो आपने परचेज एक्चुअल पे करना होता है. परचेज कभी भी एक्चुअल और फेयर मार्केट विच एवर इज हायर पे नहीं करते. सेल के बारे में ये है, परचेज के बारे में तो कभी भी ये आया ही नहीं. जनरेटर बेच दिया था 6 मिलियन का क्योंकि इससे वो रिक्वायरमेंट पूरी हो ही नहीं रही थी. फिर इशफाक ने पे किया 3 लाख रुपए प्रॉपर्टी एजेंट को फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. हाँ जी, यहाँ पर 3 लाख वो कहता है कि आप बताएं इसका क्या करेंगे.
सबसे पहले हम हाउस की बात कर लेते हैं। सर जी हाउस रेंट कितना आएगा हाउस का? 1 जनवरी को दिया था ना, तो सर 6 माह हमारे टैक्स पीरियड में तो 6 माह आ रहे ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इंटू 6 करेंगे तो कितना आ गया? 9 लाख। फिर उसके बाद आ गया नॉन एडजस्टेबल नहीं आएगा, चूंकि एक ही साल में दिया भी और एक ही साल में लिया भी, तो जिस साल वापस कर दिया उस साल तो कुछ भी टैक्सेबल। और पिछले साल में उसने एक ही साल में अगर तो विद इन 1 ईयर हो तो भी ये करते हैं, और इस केस में तो वैसे ही 24 में उसने डिवाइड बाय 10 करके इनकम में शामिल कर दिया होगा। इस साल तो वापस किया तो इस साल कुछ भी शामिल नहीं होना था। तो भाई 9 लाख ये हो गया। जी सर, अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं ना। सर जी नॉन एडजस्टेबल अमाउंट था 2 मिलियन का, इसका हमने कुछ भी नहीं किया, इसको नॉन एडजस्टेबल को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, चूंकि नॉन एडजस्टेबल एडवांस नॉट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रीपेमेंट या रिटर्न। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया ये एक प्रॉपर्टी आ गई। दूसरे नंबर पे आ गया एक्सपेंसेस को हम सबको इकट्ठा कर देंगे। दूसरे नंबर पे आ गया नॉन एडजस्टेबल अमाउंट टू उमर बिफोर द सेल अशफाक इनकम रुपीज 5 लाख ऑन मेजर रेनोवेशंस। इसने बेच दिया घर सर 55 का। सर जी ये जो बेचा है इसको मुझे अलहदा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये किस साइड में आ रहा है, कैपिटल गेन में आ रहा है। सेल प्रोसीड क्या है, 55 मिलियन। कॉस्ट क्या है, 52। ये जो इसने रेनोवेशन का खर्चा किया है 52, इसने जो रेनोवेशन का खर्चा किया है ये भी क्या कर देंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि ये इसने बेचने के लिए किया है ना। तो ये इंसिडेंटल एक्सपेंस जो होता है वो भी कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। जी सर, कॉस्ट में ऐड कर देंगे। 2.5 का क्या आ गया, कैपिटल गेन है, और ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है। इसके साथ ही इसका होल्डिंग पीरियड देख लेंगे। जी खरीदा कब था, दिसंबर 23 को, और बेचा कब है, 1 साल से दिसंबर 24, 1 साल से ज्यादा 2 साल से कम, और ये क्या है, हाउस है। तो भैया हाउस और होल्डिंग पीरियड है 1 to 2 ईयर्स। मुझे रेट बताइएगा सर, टेबल से देख के ही पता करेंगे ना हम। 1 साल से ज्यादा, सर 1 साल से ज्यादा 2 साल से कम देखना महीने आप अपनी मर्जी से कैलकुलेट करते रहे, शायद स्वाब हो इसका अलग। जी सर, कैपिटल गेन के चैप्टर में से रेट देख के बता देना। आपने किसका देखा है, रोड का सबसे ज्यादा होता है इसका 10 नहीं है।
दिखाइएगा जरा। सर जी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 1 साल से ज्यादा 2 साल से कम 10% है। सर इसके साथ 3 कॉलम बने हैं ना दोस्त। पहला प्लॉट का ये मैंने दूसरे कॉलम से देखा है। फ्लैट का 2 साल, असल में अगर तो आपका प्लॉट हो तो 6 साल बाद जीरो होती है। अगर आपका प्लॉट हो तो 6 साल बाद कोई जीरो हो जाता है। अगर बिल्डिंग हो तो 4 साल बाद, अगर फ्लैट हो तो 2 साल बाद सर। अच्छा जी 10% है, इसका 10% कितना बन गया 0.25। लो सर, ये तो मैंने एडजस्टमेंट साथ के साथ ही कवर कर दी, जो ये वाली एडजस्टमेंट है। इन दिसंबर 2024 इशफाक रेंट आउट अ फ्लैट टू हिज फ्रेंड उजैद एट अ रेंट ऑफ 35,000, जबकि मार्केट वैल्यू उसकी 50,000 है, विद a सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 60,000। उजैद पेड 10,000 फॉर माइनर रिपेयर। सर जी यहाँ पर सिर्फ ये आना है, रेंट आना है, रेंट। सर जी रेंट किसका है सर, फ्लैट का। कब दिया था, दिसंबर। 7 मल्टीप्लाई बाय 50,000 एक्चुअल फेयर मार्केट विच एवर इज हायर। यार मेरा पॉइंट समझ रहे हो, ये देखो मैं ये नहीं ले रहा, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये हायर है। इसका कितना बन गया 350,000। रिपेयर 10 माइनस नहीं होनी, रिपेयर कितना माइनस होना है 20%। और वो जब टोटल ले लेंगे तब टोटल में से माइनस करेंगे। इसके बाद आ गया सर, वो एडजस्ट भी तो कर लिया, पूरा पढ़े ना सर आप, विच इज एडजस्टेड। 1 अगस्त 2024 को इशफाक रेंटेड आउट एन ओपन प्लॉट टू अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर 5 लाख पर मंथ। इन जुलाई 2024 he also incurred 1 lakh for leveling and cleaning. The tenant paid the rent for 2 years in advance. Ishfaq had originally purchased the plot in April 2023 for आप तसल्ली से सवाल पढ़े, आप थोड़े ज्यादा जल्दी में हैं, वो आपको खुद भी समझ नहीं आती। अच्छा बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा बात। थोड़ा ना इससे होता ये कि जैसे बाकी बच्चे जो है ना, वो अब जो जनरल बच्चा सुनने वाला है वो अपसेट है। आपके जहन में जो खदशात है, मसाइल हैं, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं ना। आप पॉइंट समझ रहे हैं। थोड़ा सा वो ऐसा हो रहा है कि जैसे आपके जहन में जो सवाल आ रहा है, इसके अंदर उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखा हुआ है कि जी फेयर मार्केट वैल्यू उसकी ये थी और उस पर सिक्योरिटी डिपॉजिट ये था। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। सर जी आगे चलते हैं। 1 अगस्त 2024 को इशफाक रेंटेड आउट एन ओपन प्लॉट टू अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर 5 लाख पर मंथ। इन जुलाई ही ऑल्सो इनकर्ड 1 लाख फॉर लेवलिंग एंड क्लीनिंग एज रिक्वायर्ड बाय द टेनेंट। द टेनेंट पेड द रेंट फॉर 2 years इन एडवांस। अब क्या करेंगे, इशफाक हैड ओरिजिनली परचेज द प्लॉट। अब परचेज करने से तो कोई मसला नहीं आ रहा कि जब भी परचेज किया है, अलबत्ता 5 लाख पर मंथ सा मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ है सर, 11 मंथ। शाबाश। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 11 कितना हो गया 55 लाख। जी सर। सर जी एडवांस, सर जी आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देख रहे हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा हुआ है आपने, एक्रूअल बेस पे टैक्स होगा, तो 2 साल का एडवांस तो नहीं आ सकता ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद
ये आपका इसके अलावा ने जनरेटर ने इशफाक ने जनरेटर परचेज किया है। अशफाक परचेज अ जनरेटर फॉर रेंटेड आउट टू द स्पोर्ट क्लब एट 120,000 पर मंथ। द जनरेटर वॉज परचेज फॉर अ मैन्युफैक्चर एट 8 मिलियन का परचेज किया। द जनरेटर वॉज सोल्ड फॉर 6 एट इट डिड नॉट मीट द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। सर जी जनरेटर इसने रेंट आउट कर दिया था 1,20,000 पर मंथ के हिसाब से, और 30 जून को इसने जनरेटर को क्या कर दिया, किधर चला गया ये। अच्छा अब यहां पर जो जनरेटर का किराया है ये किस साइड में जाना चाहिए, अदर सोर्स में जाएगा। अशफाक परचेज अ जनरेटर फॉर रेंटिंग आउट टू द स्पोर्ट्स क्लब एट 120 पर मंथ। कितना अरसा उसने किराए पर दिए रखा है, देखिएगा सर कितना अरसा किराए पर दिए रखा है, 120,000 इंटू 11 जी 1320,000। इसने खर्चे की बात की है कि इस पर कितना खर्चा आया है, नहीं इसने खर्चे की बात की नहीं। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आएगा। अच्छा जी इसको मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दिया। डिस्पोजल की बात करूं, लो सर डिस्पोजल ऑफ जनरेटर। हाँ जी जनरेटर खरीदा कितने का था, बेचा कितने का था, सेल प्रोसीड था 6 मिलियन। 2 मिलियन का क्या आ गया, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ जनरेटर। ठीक हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ जनरेटर। अच्छा जी ये जो 3 लाख है ये कलेक्शन चार्जेस है, रेंट कलेक्शन चार्जेस हैं 3 लाख के। अच्छा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को टोटल कीजिएगा। सर जी टोटल कीजिएगा, कैलकुलेटर से कर लें सर, आप करके बताइएगा कैलकुलेटर से सर, कैलकुलेटर से कर लेना। 6,750,000। सर जी जब ये आ गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रिपेयर लेते हुए बड़ी ध्यान से याद रखिएगा प्लॉट की रिपेयर नहीं होती, तो हम सिर्फ बिल्डिंग की लेंगे। 9 लाख एक है और 3,50,000 एक है, इसका 20% ले लीजिए जी। सर जी जरा निकालिएगा, 2,50,000 रिपेयर आ गया, 2,50,000 और आगे क्या रह गया सर जी, कलेक्शन चार्जेस कितना है, 6,750,000 का 4% कितना बना, 2,70,000। इसको कंपेयर किसके साथ करना है, एक्चुअल, इसमें से कौन सा लेंगे, लोअर ले लेंगे, 2,70,000 लेस कर लेंगे। अच्छा अब ये वाली बात भी हो गई, फिर आगे क्या बात रह गई है, अब लेवलिंग। सर जी प्लॉट का रिपेयर का खर्चा माइनस नहीं होता, इसने आई कैप वाले ने कर दिया है लेकिन हम नहीं करेंगे सर। ठीक हो गया सर, लो सर जी
सर जी आंसर बताइएगा। 6230 ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गया। और कैपिटल गेन आप पहले निकाल चुके हैं, अदर सोर्स आप पहले निकाल चुके हैं। ये जो जनरेटर है इसमें लॉस आ गया है। यहां पर हम अब क्या कर देते हैं, ये साहब का नाम है इशफाक। टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी बता दीजिए। अच्छा जी मुझे बताइएगा, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना बन गया? 61। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना बन गया? 62 है। 13,20,000। और कैपिटल गेन कितना है? कैपिटल गेन कितना था? 2.5 मिलियन। और सर ये जो लॉस आएगा ये मशीनरी का लॉस है जो अभी विद इन अ ईयर आपने खरीदी और बेच दी। इसको आप जो है वो कैपिटल गेन में ले जाएंगे। चूंकि ये पर्सनल एसेट पर्सनल मूवेबल एसेट होता तो ना लेके जाता। ये कौन सा एसेट है? ये बिजनेस का एसेट है। कितना है सर यहां पर? 2 मिलियन है। 2 मिलियन का लॉस है। इसने हमसे मांगा नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे करेंगे जी बताइएगा। 8,050। ये सब कर लिया आपने? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। 6 और 1 7, 8,050। इसमें से सबसे पहले हम लेस करेंगे कैपिटल गेन का जो लॉस है उसको निकालेंगे। वो कितना बन गया? निकाला हुआ था ना, इसे ऐड बैक कर देंगे ना। इसको साइड पे लेके जाना है। और दूसरे नंबर पे सेपरेट ब्लॉक आइटम था उन्हें कि सर आपको 5 मिनट में कॉल बैक करते हैं। अच्छा फिर उसके बाद क्या आ गया? एसबीआई कितना है? 25 लाख जो है वो क्या कर देना आपने? लेस कर देना। जी सर बताइएगा। 7550000। इस पे रेट लगाएंगे तो टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी। ये टैक्सेबल इनकम आ गई। अब टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं जी। टैक्स लायबिलिटी निकालिएगा। 7550000। इस पे आयनर सर चार्ज भी नहीं लगना, 10 मिलियन से कम है जी। 2487,500। 2487,500। और टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम जी कितना आ गया? 27,37,500। बिस्मिल्लाह।
मुझे 27 लाख। बस जी, हो गया सवाल हल। और सर कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर इस तरह से सवाल करना चाहिए, इस तरह से सवाल करेंगे। ये सवाल भी आपको मैंने बता दिया, 2 मिनट हैं, आप इसको कवर कर लें। इसके बाद एक सवाल और है जो सैलरी का छोटा सा आया था, वो सवाल भी आपको करवा देंगे। ले सर, 3 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ऑटम 2025 क्वेश्चन नंबर 5 इज सैलरी का बड़ा आसान सवाल है। Bilal is employed as a chief executive officer as Azam Textile Limited during the tax year 2025. He was provided with the following benefit under the terms of the employment. His monthly gross salary था 5 लाख रुपए. He was entitled to receive a fixed annual bonus equivalent to 2 month salary. चलो जी, कितना हो गया सर? 10 लाख रुपए. He also received a monthly reimbursement of 20,000 per बच्चा upon submission of school fee voucher. बिलाल के 2 बच्चे हैं, 35,000 स्कूल की फी है। सर उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को ही टुक एन इंटरेस्ट फ्री लोन। ये इंटरेस्ट फ्री लोन की एडजस्टमेंट 9 लाख उसने पे कर दिया। बकाया उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ रहा था वो, तो उसको एटीएल ने क्या कर दिया, जून की सैलरी और एनुअल बोनस के साथ एडजस्ट किया और बाकी माफ कर दिए। इनकम टैक्स रिलेटेड टू हिज सैलरी एंड अदर बेनिफिट इज बोर्न बाय द एटीएल। जी सर, मंथली ग्रॉस सैलरी कितनी है? 5 लाख। लिख दूं सर? मंथली ग्रॉस सैलरी है 5 लाख। इसने कहीं बताया तो नहीं कि इसने नौकरी छोड़ी है लास्ट तक? इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 12 जी। 6 मिलियन। He was entitled to receive a fixed annual bonus 2 months. जी, एनुअल बोनस का क्या करेंगे? एनुअल बोनस। He also received a monthly remuneration of rupees 20,000 per child. जी सर जी, 20,000 पर बच्चे का उसको एनुअल रीइंबर्समेंट मिल रही है जब वो स्कूल फी को, स्कूल वाउचर, सबमिशन ऑफ स्कूल फी वाउचर। बिलाल के 2 बच्चे हैं, ईच विद अ मंथली स्कूल फी ऑफ 35,000। भैया एक बच्चे की फीस 35,000 है, उसे 35,000 नहीं मिलना, उसे कितना मिलना है? सर जी 2 बच्चे 20,000 पर बच्चा मल्टीप्लाई बाय 12 जी, 4,80,000। फिर उसके बाद उसने कहा जी कि ही टुक एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 3 मिलियन और रीपे कर दिया उसने। अब इसने इंटरेस्ट फ्री लोन कितना लिया है? 3 मिलियन 2023 में उसने लिया था। एंड रीपेड 9 लाख बाय 30 जून 2024। अब इस वक्त हाजिर साल के शुरू पे कितना रहता था? 21 लाख रहता था। इस साल में इसने कोई रीपेमेंट नहीं की फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से।
30 जून को इसकी जून की सैलरी और एनुअल बोनस को एडजस्ट करके बाकी माफ कर दिया। तो सबसे पहले तो आप बेनिफिट बताएं कि इसका बेनिफिट कितना है, इंटू 10 इंटू, जी सर पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है, तो ये कितना बन गया, जी सर 2,10,000। अच्छा अब 21 लाख में से उसने सैलरी को एडजस्ट किया जून की जो बनती है 5 लाख, और बोनस को एडजस्ट किया जो बनता है 10 लाख। पीछे कितना रह गया, पीछे कितना रह गया, 6 लाख एम्प्लॉयर ने माफ ही कर दिया। तो सर इंटरेस्ट बेनिफिट, इंटरेस्ट का बेनिफिट कैलकुलेट कीजिए जरा। आगे क्या था सर, वेवर बाय एम्प्लॉयर, ये कितना है सर जी, 2.1 मिलियन माइनस 15 लाख, 5 लाख एक है, माइनस 10 लाख एक है। जी सर 6 लाख। आगे क्या है, इनकम टैक्स रिलेटेड टू द सैलरी एंड अदर बेनिफिट इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। टैक्स बेनिफिट कितना है, ये आपने निकालना, टैक्स बेनिफिट आपने निकालना है। लो सर, अगर टैक्स बेनिफिट आपने निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। सर जी टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। जी मुझे बताइएगा टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है। सर जी टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है, 8,290,000। सर जी 6 और 1 7, 7 और 1 8, सीधा सीधा ये तकरीबन यही बन रहा है। अच्छा जी इस पर टैक्स कितना बनेगा कैलकुलेट कीजिएगा। सर जी रेट लगाकर बताइएगा कितना बन रहा है। 2082,500, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। 2082,500। अब इसको इधर ले आए, कितना आ गया, 10372,500, 10372,500। जी सर 2811,375। डिफरेंस ले लीजिए इन दोनों का, 111,111। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, जी निकालिएगा। 8290 में ट्रैक ऐड करके जो एंड पे तब भी सेम आएगा सेम ही। सर जी आपने हायर सरचार्ज डाला है, हाई अर्नर सरचार्ज। सर जी 9% हाई अर्नर सरचार्ज होता है जिसकी इनकम 10 मिलियन से ऊपर हो जाए तो
ये जब 10 मिलियन आया तो फिर हायर अर्नर सरचार्ज भी 9% आना था। पिछली बार जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा या पिछली अटेम्प्ट जिसने भी ऑटम 25 में पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो उस वक्त हायर अर्नर सरचार्ज 10% होता था। तो आई कैप ने जो सोल्यूशन दिया उसने 10% दिया हुआ है, उसके बाद चेंज होके क्या हो गया था 9% हो गया था। अब आपने 9% लगाना है। ठीक है सर, आपका 3064398 लो सर। अब अगली बार अब इन दोनों का डिफरेंस लें, -20825500 ये आया 981899। ये प्लस करेंगे 10372500 ये आया 11354398 11354398 इसमें से माइनस करेंगे 4100000, इसका 35% ले लेंगे, इसमें 616000 ऐड करेंगे, इसको 1.09 कर लेंगे। 3438,993 माइनस करेंगे 3064398 ये आ गया डिफरेंस 374595 प्लस 11354398 11728993 इसमें से माइनस करेंगे हम 4100,000 उसका 35% ले लेंगे, जमा 6,16,000 कर लेंगे, इंटू 1.09 कर लेंगे। 3581,901 कर लूँ तो सर 3 राउंड पूरे हो गए। 3581,901 यहाँ पर मैं लिखूंगा 3581,901 इसको टोटल कर लीजिए। जी सर, वो जब पहली दफा हमने टैक्स कैलकुलेट किया था तो उसमें हमने सरचार्ज नहीं था लगाना। वो 10 मिलियन से कम था ना सर। जी सर, टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई 6 और 1 7 7 और 8 8 कितना बनाया आपने 11831900 प्लीज कंफर्म कर दें, एक आध बचा और भी। आपको समझ नहीं आ रही? नहीं समझ आ गई कि समझ नहीं आई? लो सर, टैक्सेबल इनकम आ गई, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए। सर अब टैक्स लायबिलिटी नहीं अब सर चार्ज अलहदा बताएंगे ना। 11831900 माइनस 4100,000 इंटू 0.35 प्लस 616000 क्या आया 33222165। इसमें हाई अर्नर सरचार्ज डाल दें 298,994 और टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कर दें। ये वाला जो अमाउंट है ये इधर आ जाएगा 3581,901।
मुझे बताइएगा डिफरेंस क्या आ रहा है। -3581901 39258। वो कहता है आइडियली द डिफरेंस शुड बी 0। आइडियली डिफरेंस 0 होना चाहिए, मगर ये कोई डिफरेंस राउंडिंग ऑफ का आ रहा है। अगर हम इसको 4 पर ले जाते तो ये डिफरेंस काफ़ी कम हो जाना था, ये 3-4 हज़ार पे रह जाना था। अगर एक बार और आ जाते तो 3-4-100 पे रह जाना था। सर समझ आ रहा है? आई कैप कहता है 2 बार करो, हमने फिर भी 3 बार कर दी है। टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर को असल में इसने इस सवाल में पूछा था आप लोगों को क्लास में, मैंने रेगुलर बेसिस पर ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हुए। डन हो गया सर जी। ये 3 सवाल मैंने प्लान किए थे कि मैं लेटेस्ट रिटर्न वाले आपको आज करा दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो करवा दिए। ले सर आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।